जी, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आई वेलकम यू ऑल इन टुडेस सेशन। स्वागत है सभी का। एक बार देख लेते हैं आपके कमेंट्स एंड देन शुरू करते हैं हमारा आज का प्ले जो कि है एज यू लाइक इट। ठीक है। सो आज का जो हमारा प्ले है विलियम शेक्सपियर का, वो कौन सा है? एज यू लाइक इट। एनी आइडिया किस तरीके का वर्क है हमारा? गुड आफ्टरनून जी, स्वागत है। किस टाइप का वर्क है कुछ आइडिया हमें? एज यू लाइक इट। सो कॉमेडी के अंदर कंसिडर होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था किसके लिए, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल के लिए, दैट ऑल्स वेल दैट एंड वेल्स इज इंक्लूडेड अंडर कॉमेडी प्ले। लेकिन उसके अंदर एक और जो जिस तरीके से थीम है, जिस तरीके से हमारा कंटेंट है और द प्लॉट ऑफ द प्ले है, उसके हिसाब से हमने उसको और क्या डिस्क्राइब करा था? प्रॉब्लम प्ले। सो सेम वेज फॉर एज यू लाइक इट ऑल्सो आप इसको क्या कह सकते हो कि ओके इट इज कॉमेडी, पर इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, पास्टोरल वाले एलिमेंट्स, वो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब जो आपका फॉरेस्ट है वो दिखाया गया है, कंट्री लाइफ दिखाया गया है, शेपर्डेस है, गोट रियरिंग लेडी इज ऑल्सो देयर, कंट्री मैन आर देयर। तो इन सब की वजह से इसको हम लोग और क्या इंक्लूड कर सकते हैं? दैट इट इज ए पास्टोरल प्ले। पास्टोरल टर्म समझ रहे हैं हम लोग? जैसे एलिजी के साथ आप पढ़ते हो, पास्टोरल एलिजी। सो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। प्ले, प्ले का अपना फीचर कि हाँ भाई आपने एक्ट और सीन्स के अंदर उस कहानी को डेवलप किया हुआ है। और एलिजी के अंदर क्या होता है कि भाई किसी की डेथ हो गई एंड वी आर मोर्निंग फॉर दैट पर्सन। पेस्टोरल के अंदर हमारा कंट्री लाइफ है और शेपर्ड्स हैं, ये सारा कुछ है। अब अगर एलिजी और शेपर्ड को मिलाते हैं तो वो पेस्टोरल एलजी बन जाता है। प्ले के अंदर पेस्टोरल के एलिमेंट्स लेकर के आते हैं तो वो क्या बन जाता है? पेस्टोरल प्ले। आई होप ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। कमल जी, टाइमिंग को लेकर के पूछ रहे हो? किस उससे दिक्कत है या ठीक है ये वाली टाइमिंग? सो एज यू लाइक इट के अंदर कुछ एक जो आपके इम्पोर्टेंट वाले पॉइंट्स हैं उसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं। किस तरीके का वर्क है? सो वी विल रिमेम्बर दैट दिस इज ए प्ले और ड्रामा। ठीक। उसके अंदर जो इसका फर्स्ट फोलियो वाला बाइफिकेशन है वो क्या है? दैट इट इज ए कॉमेडी। और इसके अंदर क्या आ गया कि ये है एक पास्टोरल, पास्टोरल प्ले या पास्टोरल कॉमेडी। ये ध्यान रखेंगे इस किस तरीके का वर्क है इस चीज को लेकर के। अब प्ले की जो हमारी सेटिंग है, या उससे पहले वो लिख लेते हैं, रिटन और पब्लिश्ड और वो सारी चीजें। सो रिटन हमारा कब का है? रिटन 1599। रिटन 1599, पब्लिश्ड। अगर ये 1599 भी ऐसे नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट है, बट जिस तरीके से वर्क है तो माना जाता है कि हाँ 1599 में लिखा हो गया। देयर इज ऑल्सो दिस ओपिनियन, मतलब वो थोड़ा उतना ब्रॉडर ओपिनियन नहीं है, बट सम पीपल और सम क्रिटिक्स, उनका ओपिनियन क्या है कि नहीं ये 1593 में लिखा गया था एंड देन उतना पसंद नहीं आया लोगों को, या जो भी शेक्सपियर को नहीं उतना सही लगा होगा, तो उन्होंने इसको दोबारा लिखा एंड वो जो दोबारा वाला वर्जन है वो 1599 का है। सो वट एवर इट इज, हमारे लिए क्या है कि भाई सेकेंड वर्जन हो फर्स्ट वर्जन हो 1599 याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ओपिनियंस हो जाते हैं, राइट? पब्लिश्ड कब है? पब्लिश्ड पहली बार फर्स्ट फोलियो में हुआ है। इनफैक्ट उसके पहले देयर आर सर्टेन रिमार्क्स कि इसको ऐसे लिखा गया था कि ये प्ले होल्ड पे रखेंगे और इसको पब्लिश नहीं करेंगे। कहीं कहीं पे ये रिमार्क मिला होगा।
नहीं कमलजीत यही वाला रहेगा। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स 2 बजे नहीं देख पाते थे, सो उस वजह से 3 बजे किया था, एंड सेम फॉर ग्रामर एज वेल, सो 3 and 6 ये रहेगा फाइनल फॉर योर लिटरेचर थिंग। और कभी एक्स्ट्रा क्लास मानो लगेगी तो ये इन बिटवीन लगेगी, जैसे इस बार हम लोगों ने वो करा था ना फिगर्स ऑफ स्पीच वाला, तो वो दूसरे बैच में मुझे पढ़ाना था, बट आप लोग को भी इंक्लूड कर लिया था ताकि साथ के साथ दोनों लोग का कवर हो जाए। तो अगर उस तरीके से कभी लिटरेरी डिवाइसेस वगैरह की क्लास होगी तो वो मैं कंबाइंड रखूंगी, तो उसका फॉल करेगा इसी के बीच में, लाइक एट 4 PM और 5 PM सॉर्ट ऑफ। तो जो भी हमारा है ये क्लास का, वो 3 से 7 के बीच में वी विल बी फ्री। ऐसे करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा क्लास होगी, मतलब डिपेंड करेगा एग्जाम की डेट वगैरह आ गई फिर तो हम लोग कभी भी पढ़ेंगे, मतलब अगर मॉर्निंग जरूरत पड़ी मॉर्निंग में, नाइट में जरूरत पड़ी नाइट में। केवीएस में मैंने पढ़ाया था, केवीएस में लिटरली मैंने एक दिन में 6 6 घंटे पढ़ाया था, क्योंकि उनका बहुत सिलेबस था कंप्लीट एनसीईआरटी एंड ऑल, तो कभी भी पढ़ते थे, सुबह भी पढ़ते थे, रात को भी पढ़ते थे, जब टाइम निकल जाए। वो अलग सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, सो पब्लिश्ड के लिए हमारा फर्स्ट फोलियो वाला 1623 ब्रैकेट में लिख लेंगे हम लोग, फर्स्ट फोलियो। सेम गोज फॉर योर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के लिए हमारे पास अगेन अलग अलग डेट्स हैं, कईयों का मानना है कि सीधे रेस्टोरेशन पीरियड के टाइम ही हुआ था परफॉर्म, बट स्टिल कहीं कहीं डायरीज में मेंशन है, सो वी विल गो विथ 1603। इससे थोड़ा सा पहले का भी है, बट 1603 को मान के चलिए। और कहाँ पे? एट विल्टन हाउस 1603। सो ये 3 डेट्स हो गए हमारे, 1599, 1623 पब्लिश्ड के लिए, एंड परफॉर्मेंस के लिए 1603। ये हो गए हमारे डेट से रिलेटेड। अब इसके अंदर जो हम लोग कह रहे थे कि किस तरीके का वर्क है, सो सेटिंग। सेटिंग के लिए देखिए दो है। एक है आपका जो फ्रेंच कोर्ट है, फ्रांस का कोर्ट, बट वहाँ पे बहुत शुरू के ही कुछ एक हमारे सीन्स होते हैं, बाद में सारा सीन कहाँ पे है? फॉरेस्ट है में है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आपका फ्रेंच कोर्ट शुरू के सीन्स के लिए। और बाद में मैक्सिमम चीजें कहाँ पे होंगी हमारे? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। ये बात हो गई किससे? सेटिंग से रिलेटेड। ठीक, जो इसके अंदर हाइलाइट्स हैं उसके अंदर एक आपका पॉइंट आ जाता है टच स्टोन का। टच स्टोन का डायलॉग है, और उस डायलॉग को कहा जाता है कि वो एट्रीब्यूटेड है टू क्रिस्टोफर मार्लो। कि भाई अगर तुम्हें किसी का वो नहीं समझ में आ रहा, लाइंस नहीं समझ में आ रहे, तो मतलब अब जैसे क्रिस्टोफर मार्लो का क्या हुआ था कि उन्होंने जो लाइंस लिखी थी वो कई बार लोग उस चीज के साथ अग्री नहीं करते थे, मतलब रिलेट नहीं करते थे, तो उसकी वजह से फाइनल वो रेजोल्यूशन या एंड रिजल्ट क्या हुआ था कि एक छोटी सी फाइट के अंदर मार दिया गया था। अब लोगों का कहना था कि दैट वाज छोटी सी फाइट, बट कहीं ना कहीं वो बड़े लेवल से था, वो गवर्नमेंट क्वीन की तरफ से ऑर्डर की वजह से मारा गया था, ही वाज स्पाई एंड ऑल। सो टच स्टोन की लाइन एक चाहे तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। When a man's verses cannot be understood, जब उसकी वर्सेस को आप नहीं समझ सकते, when a man's verses cannot be understood, it strikes a man more dead than a great reckoning.
और कभी भी ये स्टेटमेंट आए तो हम लोग याद रखेंगे ये किसके लिए है। दिस इज फॉर दिस इज फॉर क्रिस्टोफर मार्लो। क्यों इस बात पे इतना फोकस किया जा रहा है? बिकॉज ये जो दोनों थे, विलियम शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो, ये अलग अलग ड्रामा कंपनी के अंदर थे। दे वर पार्ट ऑफ डिफरेंट ड्रामा कंपनीज। तो एक तरीके से अब मतलब चलो राइवल तो हो, एनिमी तो हो, बट यू आर रिकॉग्नाइजिंग दैट पर्सन कि भाई तुमने उसके वर्सेस को नहीं समझा तो तुमने इस तरीके से रिएक्ट करा, काइंड ऑफ थिंग। तो ये एक हो गया कि यू आर ऑनरिंग अदर पर्सन हु इज नॉलेजेबल और मतलब अच्छा काम कर रहा था, आप उस चीज का क्रेडिट दे रहे हो उसको, इंस्टेड ऑफ कि आप राइवल पार्टीज के हो और सो कॉल्ड एनिमीज हो और ऑन दैट। इनका बर्थ ईयर सेम है, क्रिस्टोफर मार्लो एंड विलियम शेक्सपियर का हमारा बर्थ ईयर सेम है। ठीक। सो ये थे कुछ एक हमारे बेसिक इंफॉर्मेशन। एक आपका वो भी पॉइंट आ जाता है सोर्स वाला। सो सोर्स, कहाँ से विलियम शेक्सपियर इंस्पायर्ड हुए थे, लिख लेंगे। थॉमस लॉज का वर्क था रोजेलिंड। ये कब का है? ये 1590 के आसपास का, 1590 के आसपास का। और ये था हमारा एक रोमांस प्रोज, रोमांस प्रोज। सो यहाँ से जो इनकी सेंट्रल कैरेक्टर है, एज यू लाइक इट का कभी भी प्रोटैगनिस्ट पूछा जाता है तो आपका एक ही नाम दिमाग में आता है, एंड दैट इज रोजलिंड, ए फीमेल कैरेक्टर। क्योंकि अगर आप उसके हीरो पे जाएंगे ओलिवर, तो ओलिवर और रोजलिंड में से किसका कैरेक्टर ज्यादा प्रोमिनेंट है? रोजलिंड का है ना। सॉरी, ओरलैंडो और इसमें से किसका ज्यादा है? रोजलिंड का है। उसके अलावा फिर जो आपके दूसरे कैरेक्टर्स हैं, मान लीजिए आप ड्यूक सीनियर की बात कर लीजिए या जैक्विस की बात कर लीजिए, नोबडी इज दैट प्रोमिनेंट जितना रोजलिंड का है। फिर एक जो बहुत अनोखी बात यहाँ पे हुई है वो क्या है? दैट देयर इज एन एपिलॉग, एंड एपिलॉग जनरली दिया जाता था किसको, या मोस्टली दिया जाता था किसको? मेल कैरेक्टर्स को। या तो क्लाउन वगैरह आते थे, या फिर हमारे दूसरे मेल कैरेक्टर्स आते थे, कभी फेरी आ गए, कभी कुछ आ गए। तो यहाँ पे एक एपिलॉग किसने बोला है? रोजलिन ने बोला। दैट ऑल्सो हाईलाइट्स कि हाँ, यहाँ पे हमारा मेन जो पर्सन है या जो प्रोटैगनिस्ट है, दैट इज रोजलिन। सो एपिलॉग वाला पॉइंट भी लिख लीजिए। एपिलॉग है और किसके वर्ड्स हैं वहां पे? रोजलिन के। ये बात हो गई हमारी बेसिक बेसिक। अब हम लोग चलते हैं और समझते हैं कैरेक्टर्स को, एज यू लाइक इट, और उसके कैरेक्टर्स और उसकी कहानी। ठीक। दो सेटिंग्स मैंने आपको बताई हैं। दो सेटिंग्स हमारी कौन कौन सी हो गई? एक हो गया हमारा फ्रेंच कोर्ट और एक हो गया फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। तो अब ये दो सेटिंग्स बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया लेट्स से फ्रेंच कोर्ट, and here we have forest of Arden। अब प्ले के पहले में एकदम शुरू में जो चीजें हो रखी हैं उसमें क्या है कि यहाँ पे दो भाई हैं। दो भाई कौन से? हमारे ड्यूक सीनियर और ड्यूक फ्रेडरिक, दो भाई हैं। और पोजीशन होल्डर कौन है? ड्यूक सीनियर है। और उसका छोटा भाई कौन है? ड्यूक फ्रेडरिक है। मैं लिख भी देती हूँ। ठीक। सो हमारे पास हो गए यहाँ पे, लेट्स से
ड्यूक सीनियर और ड्यूक फ्रेडरिक। ड्यूक सीनियर की बेटी है रोजलिन और ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है सीलिया। अब ये लोग हैं यहाँ पे साथ में। नाउ ड्यूक फ्रेडरिक ने क्या करा? ड्यूक फ्रेडरिक ने अपने भाई की पोजीशन को हथिया लिया, सब कहते हैं, करा, और अपने भाई को कहाँ से, यहाँ से निकाल दिया, एग्जाइल। एंड अब ये भाई कहाँ जाके रहेगा? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। सो लेट्स रिमूव ड्यूक सीनियर फ्रॉम हियर, और कहाँ लेकर के चलेंगे हम लोग ड्यूक सीनियर को? वो आ गए यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। अब जब ड्यूक सीनियर यहाँ पे आए, ये बड़े भाई हैं, सो देयर आर लॉर्ड्स एंड अदर पीपल अलोंग विथ हिम। सो जब ड्यूक सीनियर यहाँ से गए थे तो उनके साथ उनके लॉर्ड कौन कौन से गए? एक है एमियंस, लॉर्ड एमियंस और लॉर्ड जैक्विस। ड्यूक सीनियर के साथ कौन कौन आ गया? लॉर्ड एमियंस और लॉर्ड जैक्विस। अब ये जो दोनों है ना, दोनों के कुछ एक फीचर्स हैं। लॉर्ड एमियंस एंड लॉर्ड जैक्विस, दे आर पॉपुलर फॉर सर्टेन थिंग्स। क्या क्या है? जो एमियंस है ये एक टैलेंटेड सिंगर है, टैलेंटेड सिंगर, अच्छा गाता है। और जो हमारा ये जैक्विस है, लॉर्ड जैक्विस, ये क्या है? ये एक मेलनकली फिलोसोफर है। मेलनकली फिलोसोफर मतलब बहुत सोचता है दुनिया के बारे में, बहुत सारी चीजें सोचता है, एंड इज सैड पर्सन, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड एंड सैड पर्सन। सो मेलनकली फिलोसोफर, ये हो गए इन दोनों के एट्रीब्यूट्स। ड्यूक सीनियर और ड्यूक सीनियर के साथ ये सारे लोग आ गए। अब यहाँ पे कौन रह गया? ड्यूक फ्रेडरिक, उनकी डॉटर सीलिया और सीलिया की कजन रोजलैंड, ये लोग रह रहे हैं ना। रोजलैंड इज नॉट दैट हैप्पी, थोड़ा सा वहां पे कुछ कुछ इशू चल रहा है। अब इसी में यहीं पे देयर इज अनदर फैमिली। सो अनदर फैमिली को देख लेते हैं। अनदर फैमिली किसकी है? ये है हमारे डी बॉयज फैमिली। सो फादर क्या है? फादर का नाम है रोलैंड डी बॉयज। फादर रोलैंड डी बॉयज। फादर की हो चुकी है डेथ, फादर की हो चुकी है डेथ। तो जब आपको प्ले के अंदर जब कैरेक्टर्स आएंगे तो वहां पे आपको ये रोलैंड डी बॉयज नहीं मिलेंगे, इनके बेटे मिलेंगे। अब ये बेटे कौन कौन से हैं? बेटों में हमारे पास है ओलिवर और ऑरलैंडो। ओलिवर और ऑरलैंडो। एक और भाई है, उसका क्या नाम है? जैक्विस डी बॉयज। जैक्विस डी बॉयज। ये दोनों जैक्विस के बीच में कंफ्यूज नहीं होंगे। एक आपका डी बॉयज का बेटा है, उसका पूरा नाम, और ये बिल्कुल लास्ट में आएगा, एकदम आखिर आखिर में, है ना, बिल्कुल लास्ट में आएगा। और ये लॉर्ड जैक्विस है, ही इज द पर्सन, जो वो वर्ल्ड इज ए स्टेज वाली जो लाइन है वो किसके क्रेडिट में है? लॉर्ड जैक्विस के वहां पे क्रेडिट में है। अब ये जो हमारा ओलिवर है और ओरलैंडो है, ओलिवर क्या कर रहा है? ओरलैंडो से शिकायत कर रहा है कि भाई मुझे जो हिस्सा मिलना चाहिए था फादर के उसमें, प्रॉपर्टी में से, या जो मुझे सुविधाएं मिलनी चाहिए थी एजुकेशन एंड ऑल की, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग। तो इस चीज को लेकर के वो उससे बात कर रहा है।
और ये इसको ओलिवर उसको बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा। इनफैक्ट वो एक ऐसा प्लान करता है कि आई गेट रिड ऑफ ऑरलैंडो। कैसे प्लान करते हैं? यहाँ पे ड्यूक फ्रेडरिक के कोर्ट में है हमारा चार्ल्स, एंड चार्ल्स इज ए रेसलर। चार्ल्स क्या है? रेसलर है। अब ये ओरलैंडो और ये चार्ल्स के बीच में होता है क्या? अरेंज किया जाता है रेसलिंग मैच। और उसको पक्का पता है कि भाई चार्ल्स इतना ज्यादा स्ट्रांग कैंडिडेट है दैट ओरलैंडो की तो वो छुट्टी कर देगा। होता उल्टा है। हु विंस? ओरलैंडो विंस। अब ये जो मैच है ये कौन देख रहा था? ये सीलिया और रोजलिंड भी। इन दोनों के बीच में हो जाता है प्यार। सो दे फॉल इन लव। कौन कौन? ऑरलैंडो एंड रोजलिंड, दे फॉल इन लव। फिर इधर कोई कोई बात हो जाती है एंड जो हमारे ड्यूक हैं फ्रेडरिक रोजलिंड को बैन कर देते हैं। एंड रोजलिंड इज लाइक कि भाई अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। कहाँ जाएगी रोजलिंड? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। सो रोजलिंड यहाँ से कहाँ मूव कर जाएगी? यहाँ पे। एंड हियर शी विल हैव अनदर नेम। कौन सा नेम आ जाएगा यहाँ पे रोजलिंड के लिए? गेनी मीट। गेनी मीट, और इसका मतलब क्या होता है? जोस ओन पेज या जोस सर्वेंट। सो रोजलिंड के दो नाम याद रखेंगे हम लोग, रोजलिंड एंड व्हाट इज द अदर नेम? जो उसका डिफरेंट नेम है वो क्या है? गेनी मीट है। सो ये हो गया। अब रोजलिंड को हम लोग यहाँ से हटा दें। रोजलिंड कहाँ चली गई? वहां पे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। अकेले गई? नहीं, अकेले नहीं गई। साथ में उसके कौन गया? उसकी कजिन सीलिया। सो सीलिया इज ऑल्सो देयर। सीलिया भी रोजलिंड के साथ जाती है। सो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सीलिया एंड सीलिया। सो ये एक बॉय बनती है। रोजलिंड क्या बनती है? यंग बॉय। और सीलिया भी जाती है। सीलिया का वहां पे नाम होता है एलिना। एलिना का मतलब है स्ट्रेंजर। वैसे तो एलिना का मतलब नहीं पूछेंगे, बट जस्ट क्योंकि हम लोग गेनीमीड लिख रहे हैं। गेनीमीड इज जो गॉड का सर्वेंट, उस तरीके से जो ओन पेज। तो ये सीलिया। अब सीलिया को भी यहाँ से हम लोग कर देते हैं रिमूव। ठीक। सो अब एक तरीके से यहाँ पे सिर्फ रह गए कौन? ड्यूक फ्रेडरिक और जो भी उनके साथ दूसरे बंदे होंगे। रोजलिन और सीलिया पहुंच गई फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। ड्यूक सीनियर पहले से ही वहां पे हैं, वो लॉर्ड्स उनके साथ हैं। इस वाले में से भी ओरलैंडो क्या करता है? आ जाता है भाग के यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। ओरलैंडो इज ऑल्सो हियर। अच्छा, यहाँ पे इनके सर्वेंट्स का भी नाम लिख लेंगे। ये आपके सर्वेंट्स हैं एडम और डिनीज भी। एडम और डेनिस, ये सर्वेंट्स हैं। एडम इज दी ओल्ड सर्वेंट, जो एक बार को इमोशनल होके कहता है कि भाई मेरी सारी चीजें तुम ले लो। मतलब ही इज रेडी टू गिव एवरीथिंग। उसके पास जितना भी सब कुछ है वो सब ऑर्लैंडो को देने को राजी है। सो ये वाला परिवार है। अब यहाँ से कौन आ जाता है यहाँ पे? ऑर्लैंडो। उसके पीछे पीछे कौन आ जाएगा? ओलिवर। बीच में ऑर्लैंडो क्या होता है? ओलिवर की जान बचाता है। अब इस जान बचाने की वजह से देयर इज दिस हृदय परिवर्तन, चेंज ऑफ हार्ट, और दोनों भाइयों में वापस से वो जो इमोशनल बॉन्डिंग होनी चाहिए वो डेवलप हो जाती है।
So now everybody is here. यहाँ से भी हम लोग ये इनको सबको हटा देते हैं। अच्छा, और जब ये लड़कियां आई थी ना तो अकेले नहीं आई थी, उनके साथ आया था टच स्टोन। टच स्टोन क्या है? क्लाउन है, कोर्ट क्लाउन। क्लाउन या फूल जैसे भी लिखना चाहे। अब ये लोग यहाँ पे आ गए ना। ठीक है, रोजलिन इज इन बॉयज अटायर, आदमी के उसमें है। सीलिया ये लेडी के उसमें है थोड़ा सा। एंड टच स्टोन वहां पे कोट क्लाउन है। ओरलैंडो और ओलिवर भी पहुंच चुके हैं। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा मूव कर लेते हैं और पूरे तरीके से फोकस करते हैं अपने फॉरेस्ट ऑफ आर्डन पे। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में पहले से कुछ हैं हमारे शेफर्ड्स, दोज हु आर लिविंग देयर ओनली। सो इस जो वहां पे जो शेफर्ड्स रह रहे हैं उसके अंदर है आपके पास एक कॉरिन, कोरिन ये है एक ओल्ड, कोरिन के अलावा वहां पे है सिल्वियस। सिल्वियस इज यंग शेफर्ड। फिर ये दोनों शेफर्ड्स हो गए। अब दो लेडी हैं वहां पे, एक है फीबी और एक है ऑड्रे। एंड देयर इज अनदर पर्सन विलियम। फीबी ये शेफर्डेस है, ऑड्रे गोथर्ड है और विलियम कंट्रीमैन है। ये लोग यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में पहले से हैं। दीज पीपल आर देयर। अब जब सब लोग यहाँ पे जमा हो गए, नाउ रोजलिन और कौन साथ में, मतलब ओरलैंडो लव्स रोजलिंड। लेकिन रोजलिंड भी ऑरलैंडो को प्यार करती है, बट यहाँ पे वो किस फॉर्म में है? गेनीमीड के फॉर्म में है। सो अभी मैंने उधर से आरो नहीं बनाया है, अभी मैंने सिर्फ ओरलैंडो की तरफ से आरो बनाया है। ओरलैंडो लव्स रोजलिन। फिर उसी तरीके से रोजलिन की तरफ से भी, चलिए दोनों की तरफ से बना लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये हमारे पेयरिंग है। सो रोजलिन और ऑरलैंडो की पेयरिंग है। फिर हमारे सीलिया और ओलिवर की पेयरिंग है। ये आपके एक पेयर्स हो गए। यहाँ पे विलियम पसंद करता है ऑड्रे को और सिल्वियस पसंद करता है फीबी को। सो जो फाइनल चीजें होंगी उसके अंदर सिल्वियस एंड फीबी और टच स्टोन एंड ऑड्रे। सो सिल्वियस एंड फीबी, ऑड्रे। ये एक तरीके से आप कह लीजिए कि ये आपकी चार पेयरिंग
यहाँ पे होगी। होगा क्या यहाँ पे? ओरलैंडो इज वेरी मच इन लव विथ रोजलिंड। वो उसके लिए कि मैं क्या करूं, विल बी वेरी वरीड। सो रोजलिंड कहेगी दैट यू विल गेट रोजलिंड, और तुम्हारे सामने वो आ जाएगी। चलो मैं प्रिटेंड करता हूँ दैट आई एम रोजलिंड एंड लेट्स हैव दिस फेक मैरिज, ये वो करके। वो थोड़ा वहाँ पे काफी आपका इंसिडेंट दिखाया गया है। और लैंडो ओलिवर के बीच में भी देयर आर पॉइंट्स कि किस तरीके से वो जान बचाता है, एंड देन देयर बॉयज आर टुगेदर। इधर ये जो हमारे शेफर्ड्स और शेफर्डेस हैं, इनके बीच में भी दिखाया जाएगा कि हाउ वन लव्स द अदर। जैसे विलियम है, विलियम लव्स ऑड्रे, लेकिन नहीं, वो साथ में नहीं होते हैं। बाद में क्या होता है, बिल्कुल एकदम एंड में, ये जो हमारा कैरेक्टर है यहाँ पे, जैक्विस डी बॉयज, जैक्विस डी बॉयज ये बिल्कुल लास्ट में आएगा और क्या इन्फॉर्म करेगा दैट ड्यूक फ्रेडरिक ये मोनास्ट्री में जा रहा है, और वो जो सारा कुछ है वो किसको रिटर्न कर रहा है, ड्यूक सीनियर को। और यहाँ पे फिर ये सारे मैरिजेस होंगे, और ब्लेसिंग देने के लिए आर कैरेक्टर विल कम हाइमन, ये है गॉड ऑफ मैरिज। साइमन विल कम और ब्लेसिंग मिलेगा। और लास्ट में एपिलॉग के केस में रोजलिंड का एपिलॉग है। सो ये थे आपके कैरेक्टर्स। छोटा कर देती हूँ ताकि आपको सारे एक साथ दिख जाएं। ये सारे आपके कैरेक्टर्स थे एज यू लाइक से रिलेटेड। अब इसके अंदर जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वो क्या है, 7 एजेस वाला। 7 एजेस। सो इससे रिलेटेड पॉइंट क्या याद रखेंगे, ये है हमारे एक्ट 2 सीन 7 एंड बाय लॉर्ड जैक्विस। ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि वो 7 एजेस वाली बात किसने करी है, या ऑल वर्ल्ड इज ए स्टेज ये वाली बात किसने की है। तो याद रखेंगे एक्ट 2 सीन 7 लॉर्ड जैक्विस। इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये जो है हमारा, ये है एक मिनट बस मैं दिखा देती हूँ आपको। ये रहा। सो दीज आर द लाइंस। जैक्विस, ये एक्ट 2 सीन 7 के अंदर है। यहाँ पे आपको एक्ट 3 दिख रहा है क्योंकि नीचे जाकर के एक्ट 3 स्टार्ट हो गया, दैट्स वाई यहाँ पे एक्ट 3 लिख रहा है। अदरवाइज अगर आप ऊपर चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ये है हमारा एक्ट 2, एक्ट 2 सीन 7 के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं। लाइंस देखिए, जैक्विस की लाइंस हैं, दिख रहा है या और बड़ा करना है? आई गेस दिस विल डू। सो जैक्विस, कैरेक्टर का नाम याद रखेंगे, जैक्विस। एंड द लाइंस आर ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज, मतलब ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। पूरी जो दुनिया है हमारी वो क्या है,
एक स्टेज है। एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स, वो सब आते हैं और अपनी भूमिका निभाते हैं और चले जाते हैं। ये पूरा आपका मेटाफर कह लीजिए, सिंबलिज्म कह लीजिए, वेरी गुड एग्जाम्पल। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। पहले से फिक्स होता है कब आएंगे कब जाएंगे। ये किसको दिखा रहा है? जिंदगी को दिखा रहा है कि भाई हम जिंदा होते हैं और मर जाते हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। अब बहुत सारी भूमिका निभाते हैं अपनी जिंदगी में। सो दोनों चीजें हो रही हैं। स्टेज के ऊपर बहुत सारे रोल्स निभाने की बात हो रही है, जिंदगी में बहुत सारे रोल्स निभाने की बात हो रही है। लाइन जरूर याद रखिएगा। जैक क्विज क्या है? ऑल द वर्ल्ड इज a stage and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. His acts being seven ages. अब ये जो यहाँ पे वो एक्ट कर रहा है, प्ले के अंदर जो वो कहानी प्रेजेंट कर रहा है, वो क्या है? सेवन एजेस की। फर्स्ट इज द इन्फेंट। फर्स्ट क्या है? इन्फेंट। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्से's arm. म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द nurse's arm. And then the whining school boy. सेकेंड स्टेज पे क्या आ गया हमारे पास? स्कूल बॉय विथ हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस। सो पहला इन्फेंट हो गया, फिर वो और बड़ा हुआ तो कहाँ गया? स्कूल गया, स्कूल गया। क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। स्कूल नहीं जाना चाह रहा है। फिर यहाँ पे तीसरा क्या आ गया? लवर। शाइनिंग लाइक फर्नेस, ये सब सिमिली दिख रहा है आपको। शाइनिंग लाइक फर्नेस विथ ए वोफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेसेस आईब्रो। कविताएं लिख रहा है, पोयम लिख रहा है, किसके लिए? अपनी मिस्ट्रेसेस के लिए, मिस्ट्रेस के लिए। देन ए सोल्जर। सो स्कूल बॉय 2, लवर 3, सोल्जर 4। चार याद हुए सेवन एजेस में से? एक तो पहले की ये चार लाइन बिल्कुल फिक्स याद कर लीजिए। ऑल द वर्ल्ड इज a stage and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances and one man in his lifetime plays many parts. उसके बाद सेकंड पार्ट में आ जाता है कि भाई ये जो सेवन एजेस हैं ये क्या क्या हैं। तो पहला है इन्फेंट, जिसके लिए याद रखेंगे म्यूलिंग एंड प्यूकिंग। स्कूल बॉय, जिसके लिए याद रखेंगे शाइनिंग मॉर्निंग फेस या क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। फिर लवर है, लवर के लिए हम लोग याद रखेंगे शाइनिंग लाइक फर्नेस एंड बैलेड मेड फॉर हिज मिस्ट्रेसेस आईब्रोज। ये कहीं से भी कोई भी लाइन दे करके पूछ सकते हैं और वो हमें बिल्कुल पूरा अच्छे से आना चाहिए। फिर सोल्जर है, सोल्जर को देखते हैं। सोल्जर हमारा कौन से वाला था? फोर्थ वाला। Full of strange oaths and bearded like the part, jealous in honor, sudden and quick in quarrel. तुरंत एकदम फटाफट डिसीजंस ले रहे हैं। सो सोल्जर के लिए ओथ्स है, बियर्डेड है, जेलस है, क्विक इन कॉरल है, सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ। डर नहीं लग रहा है उसको, उसके तोप के गोले के आगे भी जाने को राजी है। एंड देन द जस्टिस, पांचवें नंबर पे। In fair round belly with good capon lined, with the eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, so he plays his part. तो एक तरीके से सोसाइटी के अंदर जो भूमिका हो गई उसकी बात हो रही है कि किस तरीके से वो एक क्या है, morally and proper person, a morally correct and proper person and taking care of his responsibilities and everything. ये कौन सा हो गया हमारा? एज नंबर 5 हो गया, एज 5। छठे पे कुछ नाम नहीं है, क्या मेंशन है? सिक्स्थ एज, देर इज नो नेम। तो हम लोग वैसे ओल्ड पर्सन याद रख सकते हैं, बट विलियम शेक्सपियर की जो लाइंस हैं उसमें सिक्स्थ एज लिखा है। सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। ये कौन हो गया हमारा? ओल्ड पर्सन हो गया, जिसके नाक पे चश्मा लग गया है, सिक्स्थ।
नाक पे क्या हो गया है? चश्मा लग गया है, पाउच है बगल में, ये वो। फॉर हिज, ये शंक शैंक याद रखिएगा, शंक शैंक। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल, दोबारा किसकी तरफ जा रहा है? बचपन की तरफ जा रहा है। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, मतलब अब आवाज भी है वो क्या है, धीरे धीरे उस तरीके से होने लग गई है। एंड लास्ट सीन ऑफ ऑल that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion. किसको कहा गया है सेकेंड चाइल्डिशनेस? सेवेंथ स्टेज को। किसको कहा गया है ओब्लिवियन? सेवेंथ स्टेज को। ना है दांत, ना है आंखें, ना है टेस्ट, ना ही है कुछ। लास्ट लाइन, sans teeth, sans eyes, sans taste and sans everything। तो ये एक तरीके से वो आपके डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेड बॉडी या डेथ या जो भी। sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything। याद रखेंगे इसमें से ये वाली लाइंस, थोड़ी सी रिवाइज कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि ये आपको याद रहे। आई विल प्रोवाइड दिस इन योर स्टडी मटेरियल। ठीक है, सो अब फटाफट से चलते हैं और नोट कर लेते हैं जो ये थे हमारे एजेस। सो जल्दी जल्दी बताएंगे। पहला वाला एज क्या था? इन्फेंट, है ना? फर्स्ट वन इन्फेंट। सेकेंड स्टेज स्कूल बॉय। थर्ड स्टेज, लवर। फोर्थ स्टेज सोल्जर। फिफ्थ स्टेज जस्टिस। सिक्स्थ स्टेज, and seventh oblivion। अब जब वो लाइंस थोड़ी थोड़ी याद कर लेंगे तो फिर अगर उससे रिलेटेड कोई फिल इन द ब्लैंक या कुछ आ गया तो बता ले जाएंगे। और वैसे याद रखेंगे कि ये सारी लाइंस किसने कही हैं? लॉर्ड जैक्विस ने, एक्ट 2 के सीन 7 में। एक्ट 2 के सीन 7 में। ये जरूर जरूर याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये उनका फेवरेट पॉइंट होता है क्वेश्चन पूछने के लिए, है ना? देख लें एक बार फिर से। क्विकली देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ओके, इसके अंदर हमारे कुछ सॉन्ग्स भी हैं। सो ये सॉन्ग्स कौन कौन से हैं नोट कर लेंगे। एक है हमारा अंडर द ग्रीन वुड ट्री, ये है आपके एक्ट 2 सीन 5, और बोला किसने है? एमियंस ने। दूसरा सॉन्ग ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, ये कहाँ पे है? एक्ट 2 सीन 5, एक्ट 2 सीन 7 में है।
Scene 7. Amiens. It was a lover and his lass. Act 5, Scene 3, second page. What shall he have that killed the deer? ये है आपके एक्ट 4 सीन 2। बोला किसने है? फॉरेस्टर ने। एंड फिफ्थ वन, लास्ट वन। वेडिंग इज ग्रेट जूनोस क्राउन। ये है एक्ट 5 सीन 4 हाइमन। सो दीज आर दी 5 सॉन्ग्स। 2 एमियंस के हैं, एक सेकेंड पेज का है, एक फॉरेस्टर का है और एक हाइमन का है। नोट कर लिया? ये है, देखिए। एमियन sings under the greenwood tree, who loves to lie with me and turn his merry note unto the sweet bird's throat. Come hither, come hither, come hither. Here shall he see no enemy, but winter and rough weather. Amiens. अंडर द ग्रीनवुड ट्री, मतलब वो उस तरीके से एनवायरनमेंट को लेकर के गा रहा है। हु लव्स टू लाई विथ मी एंड टर्न इज मेरी नोट अनटू द स्वीट बर्ड्स थ्रोट। कम हिदर, कम हिदर, कम हिदर। हियर शैल ही सी नो एनिमी बट विंटर एंड रफ वेदर। ये वो पहला वाला सॉन्ग है। सो याद रखेंगे किसके थ्रू है? दिस इज बाय एमियंस। ये आपका सेकेंड वाला है सॉन्ग। ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, दाउ आर्ट नो सो अनकाइंड। सो ये किसको डेडिकेटेड है? विंटर विंड को। दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मैंस इंट्रीगेट ingratitude, my thy tooth is not so keen, because thou art not seen, although thy breath be rude. Hey ho, sing hey ho unto the green holly. Most friendship is feigning, most loving mere folly. Then hey ho, the holly. This life is most jolly. Freeze, freeze, thou bitter sky, that dost not bite so nigh, as benefits forgot, though thou the waters warp. Thy sting is not so sharp, as friend remembered not. Hey ho, sing. तो ये भी किसका है? एमियंस का है। एक लास्ट में देख लेते हैं। तो 3 आपको मैं दिखा दे रही हूँ इसके अंदर। एक बिल्कुल लास्ट में जो है हमारा,
सो दिस इज योर एक्चुअल प्ले है ना, इतना सारा जो कि हम लोग बिल्कुल छोटे में ऐसे तुरंत से कवर कर लेते हैं, बट ये पेज 35 पे है। दिस इज योर सेकेंड पेज इज सॉन्ग। I faith and both in tune like two gypsies on a horse। फिर ये सॉन्ग है। It was a lover and his lass with a hey and a ho and a hey no nino that over the green cornfield did pass in the springtime, the only pretty ring time when birds do sing they ding a ding, sweet lovers love the spring। इस तरीके से करके ये आपके प्ले के अंदर कई सॉन्ग्स हैं। हम लोगों ने जो थोड़े से पॉपुलर वाले हैं, इम्पोर्टेंट वाले हैं, उसको याद कर लिया। तो एक वो 5 नाम याद कर लीजिएगा और हल्का-फुल्का याद कर लीजिएगा कि किसने गाया है उनको। तो मे बी अगर क्वेश्चन आएगा तो उस चीज़ को अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना? तो ये हो गए हमारे सॉन्ग्स। अब क्या-क्या हमने डिस्कस किया? हमने सॉन्ग्स डिस्कस किए, फिर हमने ये 7 एजेस वाली बात डिस्कस की। उसके बाद ये आप लोगों ने कैरेक्टर्स के बारे में जाना कि कौन-कौन से कैरेक्टर्स हैं, क्या है। एंड देन ये हम लोगों ने कुछ बेसिक डिटेल्स लिखे थे। इसमें 1-2 चीज़ें और नोट कर लीजिए। जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इन्होंने क्या लिखा है? दैट शेक्सपियर wrote this as a crowd pleaser। और इस चीज पे हाईलाइट किया है कि एज यू लाइक इट, कि ये मतलब जिस तरीके की ट्रेजेडीज उन्होंने लिखी हैं, वंडरफुल तरीके से प्ले लिखा है। तो इसमें बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे टर्न ऑफ इवेंट्स हैं, क्विकली क्विकली ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर देयर इज दिस लव, देन देयर इज दिस लड़ाई, फिर उसमें एनिमल भी आ गया, उससे बचा भी रहा है, मतलब पूरा एकदम मेलो ड्रामेटिक। बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारी लव स्टोरीज और खूब सब कुछ 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 चल रहा है। तो उसने कहा है कि इसने विलियम शेक्सपियर ने ना अपने हिसाब से नहीं लिखा है। दिस इज ही हैज रिटन दिस एज ए क्राउड प्लीजर। जैसे वो वाली मूवीज नहीं होती जिसमें खूब नाच गाना होता है, कोई लॉजिक नहीं होता, ठुमका और ये और वो। तो और इसीलिए इस यू पे बहुत हाइट किया कि लो तुम्हें ऐसा पसंद है ना, चलो तुम्हारी खुशी के लिए मैं एक ऐसा प्ले लिख देता हूँ। सो क्राउड प्लीजर याद रखेंगे किसके लिए है? जीबी शॉ ने कहा है। वैसे ही हारल्ड ब्लूम, इन्होंने क्या लिखा है? रोजलिंड ग्रेटेस्ट फीमेल कैरेक्टर बाय विलियम शेक्सपियर। ग्रेटेस्ट फीमेल कैरेक्टर बाय विलियम शेक्सपियर। कि जिस तरीके से रोजलिंड का कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है, उस तरीके से किसी भी और फीमेल कैरेक्टर को विलियम शेक्सपियर ने प्रेजेंट नहीं किया है। सो हैरल्ड ब्लूम ने काफी तारीफ करी है किसकी? रोजलिंड की, कि जिस तरीके से वो कैरेक्टर डेवलप हुआ है यहाँ पे। तो ये था हमारा आज यू लाइक इट। थोड़ा बहुत आपको स्टोरी का भी आइडिया लग ही गया है यहाँ से, और अपना जो आपका कंटेंट है या स्टडी मटेरियल है वहां से आप ये इस चीज को एक बार को पढ़ लीजिएगा, एक्ट वाइज, सीन वाइज, कि हाउ थिंग्स हैपेंड इन डिफरेंट एक्ट एंड डिफरेंट सीन्स। यहाँ पे थोड़ी कुछ कुछ चीजें ज्यादा जरूरी थी, सो उसको मैंने डिस्कस कर लिया है। और ये आपके जितने प्लेज हैं इसमें से आप मान के चलो कि आई गेस 8 to 10 ऐसे प्लेज हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल्ड भी जाना होगा, मतलब ओनली समरी विल नॉट डू। उसमें से एक ये है एज यू लाइक इट। तो जो अभी आप ओरिजिनल कंटेंट देख रहे थे, आपको कमेंट करके या तो बता देना मुझे, यहाँ पे नहीं कर पाओगे तो व्हाट्सएप पे करके बता देना कि हाउ यू वांट इट, मतलब मैं पूरे का पूरा वो जो प्ले है वो अपलोड कर दूं, या जो इम्पोर्टेंट कोट्स हैं उसको हाईलाइट करके अपलोड कर दूं। हाउ एवर यू वांट इट आई डू इट। मतलब ओरिजिनल भी है मेरे पास वर्जन, हाइलाइटेड कोट्स वाला वर्जन भी है,
तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा हमें हाईलाइटेड वाला मिल जाएगा और एक बार दो बार गो थ्रू कर लेंगे, मतलब आप ये मान के चलो कि ये आपके 40 पेजेस अराउंड का वो पूरा ओरिजिनल पीडीएफ होगा। एंड उसमें से जो आपके मेन मेन कोट्स हैं, आप चाहो तो उसको गो थ्रू कर सकते हो हाइलाइटेड वाले वर्जन में। मुझे नहीं पता आपके ऐप में दिखेगा नहीं दिखेगा, तो एक बार मैं वहाँ भी कंसल्ट करके फिर शेयर कर लूँगी। इसका आपका एक्ट वाइज सीन वाइज समरी यू विल गेट, उसको गो थ्रू कर लीजिएगा अच्छे से, और फिर क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।